केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 1। आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस टॉपिक से पहले लेक्चर्स में हमने आपको सिखाया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और फिर बताया कि रिलेटिव एबेंडेंस किसे कहते हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम हैं जिनके एटॉमिक मैसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं मगर उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और फिर हमने आपको ये बताया कि कार्बन के अगर 3 आइसोटोप्स हैं तो उनमें से एक आइसोटोप के एटम ऐसे होंगे जो ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाएंगे और उसकी परसेंटेज को रिलेटिव एबेंडेंस का नाम दिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना वक्त और आपका वक्त बचाने के लिए इसको पहले ही लिख लिया। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, ये एक अपरेटस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड, जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू मैयर करने के लिए द एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेस को जिस इंस्ट्रूमेंट से मैयर किया जाता है उसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और मैंने एक और बात भी साथ में लिखी हुई है, along with their relative abundance, और उन आइसोटोप्स की रिलेटिव एबेंडेंस को भी हम फाइंड आउट करेंगे इसी ही इंस्ट्रूमेंट से। यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हम एलिमेंट्स के एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को मैयर करेंगे, आइसोटोप्स के मैसेस को मैयर करेंगे और साथ में उन्हीं आइसोटोप्स की रिलेटिव एबेंडेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें एक छोटी सी और डेफिनेशन आती है मैस स्पेक्ट्रोमीटरी, तो उसकी जगह आप लिखेंगे इट इज अ एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू मैयर द एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट along with their relative abundance। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक का नाम है और मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो हमने डायग्राम में भी आपके सामने शो किया हुआ है, इसकी टाइप्स 2 होती हैं। एक टाइप है एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, नाम है इसका, और ये साइंटिस्ट के नाम पे है। गालबन 1990 में ये सबसे पहला मैस स्पेक्ट्रोमीटर दरियाफ्त किया गया था, इसे बनाया गया था। और ये एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ आइडेंटिफाई करता है आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है और उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता है जो इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और किस बेस पर आइडेंटिफाई करता है आइसोटोप्स को? ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर ये आइडेंटिफाई करता है आइसोटोप्स को। जनाब, दूसरा जो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसका नाम है डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। याद रहे इस जगह पे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ लिखेंगे क्योंकि नाम उसी का यही रखा गया था पहले, और फिर डेम्स्टर्स की जगह आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर लिखेंगे। डेम्स्टर्स भी साइंटिस्ट का नाम है। ये दूसरा मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारी बुक में जो यूज हुआ है, इट इज आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई आइसोटोप्स। ये भी आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है और उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को ये आइडेंटिफाई करता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स लेकर फिर उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को मैयर करना। जैसे कि कार्बन है, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, तो 3 आइसोटोप्स को अलहदा करना कि भाई कौन सा कार्बन 12 वाला है, कौन सा कार्बन 13 वाला है, कौन सा कार्बन 14 वाला है, और कार्बन 12 की परसेंटेज कितनी है, कार्बन 13 की कितनी है, एंड कार्बन 14 की कितनी है, एंड सो ऑन। जी, तो हर प्रोसेस जो भी हम केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा करते हैं उनकी एक बेसिक प्रिंसिपल हुआ करता है
और इस प्रोसेस का, इस मैस स्पेक्ट्रोमीटरी या मैस स्पेक्ट्रोमीटर का भी एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैंने आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टकट करके मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल या इस पूरे टॉपिक की समरी भी आप कह सकते हैं, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वोलेटिलाइज द सब्सटेंस। पहले हम सब्सटेंस को वोलेटिलाइज करेंगे यानी वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वी आयोनाइज, इसको आयोनाइज करेंगे। उसके बाद सेपरेट द आइसोटोप्स ऑन द बेस ऑफ M/E रेशो, मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर उन आइसोटोप्स को अलहदा करेंगे और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स होगा। पीक्स ग्राफ को कहते हैं। इस तरह से जैसे हम ECG करवाने जाएं तो पीक्स आती हैं, ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अभी शायद आपको ना समझ आए, जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट अब है जनाब इसके स्टेप्स। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की ये डायग्राम आपके सामने है। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये बेसिकली डेम्प्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो हमने इधर दूसरे नंबर पे जिसका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है वेपोराइजेशन। आपने क्या करना है, वेपोराइजेशन करनी है। किसकी वेपोराइजेशन करनी है उससे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझाने लगा हूं कि ये एक ट्यूब है, ये जिसे हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कह रहे हैं, उसमें सबसे पहले इस जगह पे ये एक फिलामेंट लगा हुआ है जिसे हीटेड फिलामेंट कहते हैं। ये ज्यादातर टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जो रेड कलर वाले बल्ब हुआ करते थे उनके अंदर गोल एक स्प्रिंग नुमा फिलामेंट लगे होते थे। आज भी पुराने देहातों में अगर विलेजेस में देखा जाए तो वहाँ पे भी ये बल्ब मौजूद होते हैं और इनमें ये फिलामेंट लगा होता है और इसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जनरेट करता है, हीटेड फिलामेंट। तो इसको हम किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और इसमें से निकलती हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रेड कलर की बारिश मैंने आपको दिखाई हुई है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर नीचे हमने एक पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई है जो इन इलेक्ट्रॉन को, जो कि नेगेटिव पार्टिकल हैं, अट्रैक्ट करती है। इधर एक वैक्यूम पंप है, ये एक जाली है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसे हम नेगेटिव ग्रिड का नाम देते हैं। फिर ये दो प्लेटें हैं, इनको भी हम नेगेटिव ग्रिड का नाम देते हैं। फिर हमने आगे दो मैग्नेट लगाए होते हैं। फिर हमने इधर आयन कलेक्टर या डिटेक्टर लगाया होता है। मैं इस सारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर को आपको समझाऊंगा भी सही, मगर उससे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। लेट्स सपोज फर्ज कर लें हमें एक सैंपल दिया गया और वो सैंपल था नियॉन का। नियॉन एक नोबल गैस है, नियॉन। तो सबसे पहले हमें सैंपल ऑफ नियॉन दिया गया और इसके अंदर जनाब मैं आपको पहले बता देता हूं कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नियॉन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 20 मैस वाला, एक होता है 21 मैस वाला, एक होता है 22 मैस वाला। 3 आइसोटोप्स होते हैं नियॉन के। हमें नियॉन का सैंपल दिया गया और पूछा गया इस सैंपल में कितने आइसोटोप्स हैं नियॉन के, वो बताएं और उनका मैस भी बताएं और ये भी बताएं कि कौन कितनी परसेंटेज में पाया जाता है, यानी इनकी रिलेटिव एबंडेंस के बारे में भी आपने हमें बताना है। तो नियॉन का सैंपल जो कि गैसियस फॉर्म में है ऑलरेडी, वो हम इस सुराख से, जिसे इनलेट का नाम दिया जाता है, इस इनलेट से एंटर करेंगे इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। अब ये तो है गैसियस फॉर्म में। अगर कोई एक ऐसा सैंपल होता जो सॉलिड में होता या लिक्विड में होता तो हम उसे इधर एंटर कराते, तो इस जगह पे हम उसे वेपोराइज कराते, यानी सॉलिड है या लिक्विड है उसे हम गैसियस या वेपर्स फॉर्म में लेकर आते। तो उसी के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं वेपोराइजेशन।
तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी वेपोराइजेशन की जा सकती है, हीट के जरिए भी वेपोराइजेशन की जा सकती है। लेकिन हमारी बुक में जो सैंपल लिया गया वो नियान का है, वो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो उसके लिए ये वेपोराइजेशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही वेपर्स फॉर्म में है जनाब। अब देखते हैं कि जब हम नियान का सैंपल जिसके अंदर जितने भी आइसोटोप है हमें पता नहीं है, ये मैंने खुद आपको बताया आपकी हेल्प के लिए कि समझ आए बात। तो हमने नियान के सैंपल को इधर एंटर किया, अगर ये तो था गैसियस फॉर्म में तो वेपोराइजेशन पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये गैस के पार्टिकल एंटर हो जाएंगे, मैं देखें मुझे पता है इसके 3 पार्टिकल हैं यानी 3 आइसोटोप हैं, तो मैं खुद से इसको 3 कलर के मार्कर से आपको शो करवा रहा हूं। एक ब्लैक वाला कर लेते हैं, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के आइसोटोप्स जो हैं या नियान के 3 तरह के एटम कह लें ये मौजूद हैं, एंटर हो गए इस चैम्बर के अंदर या इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को कम करना है। यानी हमने बहुत सारी गैस इसके अंदर एंटर की है मगर उसका प्रेशर कम करना है, अब लेस करना है प्रेशर, सारी गैस को आगे नहीं जाने देना। अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो कितना कम करेंगे और कैसे कम करेंगे, कम करते हैं प्रेशर को वैक्यूम पंप के जरिए। ये वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है और कितना कम करते हैं प्रेशर को, 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁷ टॉर। इट इज वेरी लेस प्रेशर, यानी प्रेशर कम करने का मकसद होता है बहुत सारी गैस है तो गैस कम कर लें, जितनी कम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कम प्रेशर होगा। तो वैक्यूम पंप के जरिए हम प्रेशर रिड्यूस कर लेते हैं। ये था जनाब पहला स्टेप। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, और दूसरे स्टेप का टाइटल है आयोनाइजेशन, आयंस में तब्दील करना। ये 3 या जितने भी मौजूद हैं इधर नियान के सारे एटम्स वो एटॉमिक फॉर्म में हैं। अब हमने क्या किया होता है, आगे टंगस्टन का फिलामेंट लगाया होता है, इससे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही होती है, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही होती है इस फिलामेंट से। ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब पड़ रही हैं क्योंकि नीचे एक पॉजिटिव प्लेट है जो इनको अपनी तरफ खींच रही है। अब क्या होता है, जब ये एटम्स जो कि नियान के हैं इधर से गुजरते हैं तो ऊपर से आने वाली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कतार में वेरी स्पीड के साथ बड़ी तेजी से मूव करते हैं तो उसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब ये क्या करेंगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगी। ये बात मैं आयन फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन में भी बता चुका हूं। इन एटमों में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगी तो ये एटम जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो पॉजिटिव आयन होंगे। जैसे कि ये रेड वाला भी पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, 1 2 3 4 8 10 कुछ भी हो सकते हैं, हजारों लाखों की तादाद में ये होते हैं, और ये भी पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इसी तरह ये भी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे जब वो इधर से गुजरेंगे। तो हम फिर इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं कि एटम से आयन बन गए, एटम से क्या बन गए, आयन बन गए। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप की, विच इज द एक्सेलरेशन। गाड़ी चलाते हैं ना हम तो उसमें एक्सेलरेटर होता है, उसको दबाते हैं गाड़ी भागना शुरू कर देती है। एक्सेलरेशन का फिजिक्स में और मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मगर इधर एक्सेलरेशन का मतलब है आयंस को मूव करवाना, यानी चलाना, दौड़ाना, भगाना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये एक ग्रिड है, ग्रिड जाली को कहते हैं, नेगेटिव ग्रिड है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन पे भी नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। बाज बुक्स ये लिखती हैं कि ये तीनों जो ग्रिड्स हैं तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्लेटें हैं। आप भी तसव्वुर करके यही समझें कि इन पे नेगेटिव चार्ज है जनाब। अब इस ग्रिड से क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं और ये नेगेटिव प्लेट है, ये इन आयंस को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जब ये अट्रैक्ट करती है तो इसकी तरफ ये सारे आयंस बढ़ते हैं। मैंने तो आपको 3 दिखाए हुए हैं, अब रेड वाले भी बहुत सारे होंगे, ब्लैक वाले भी बहुत सारे होंगे और फिर ब्लू वाले भी बहुत सारे ही होंगे। तो वो इस ग्रिड से गुजरते हैं और इस तरफ आ जाते हैं।
जैसे आप कह रहे हैं छलनी होती है जो छान देती है, चीज़ों को सेपरेट करती है, तो इस तरफ ये आ जाएंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये आयन को अपने ऊपर चिपका नहीं लेती, अट्रैक्ट तो करती है, मतलब अपने ऊपर इसे चिपकाती नहीं है? नहीं, चिपकाती नहीं है। देखें, आपसे एक बात शेयर करते हैं कि अगर मैग्नेट लगा हुआ हो तो उसमें से दरमियान से कोई लोहे की चीज़ बड़ी स्पीड से गुजरे तो वो अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसे चलाती है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्लेटों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा होती है, 500 to 2000 वोल्टेज तक इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, जब इधर से गुजरेंगे तो आगे जो दो प्लेटें लगी हुई हैं उनके अंदर छोटे छोटे दो होल होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो इन दो प्लेटों का क्या मकसद होता है कि ये जो पीछे से आने वाले आयन्स हैं ये कतार अंदर कतार अपने आप को अरेंज करें, यानी ये इन द फॉर्म ऑफ लाइन हो, ऐसे अरेंज हो जाएं और इधर से फिर गुजरें और इधर आ जाएं। अब इन दो प्लेटों का मकसद है, ये भी आयन्स को एक्सेलरेट करवा रही हैं, आयन्स को चला रही हैं। एक तो ये जाली थी जिसमें से आप यूं समझ लें अगर कोई इम्प्योरिटी थी तो वो पीछे रह गई और आयन्स आगे आ गए। अब फिर आयन्स ने ना एक दूसरे को कतार अंदर अरेंज कर लिया। मिसाल के तौर पर अब ब्लू वाले आयन्स हैं, फिर रेड वाले आयन्स हैं, फिर इसी तरह ब्लैक वाले आयन्स हैं, तो सारे आयन्स ने एक दूसरे को आगे पीछे अरेंज कर लिया और वो आयन्स इन छोटे छोटे सुराखों से गुजरना शुरू हो गए, यानी एक कतार में। अब इनको चलाने पे किसने मजबूर किया है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने मजबूर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हमने लगाई हुई है वोल्टेज कि वो इन आयन्स को इधर से चला रही है, चलने पे मजबूर कर रही है। तो ये जो तीसरा स्टेप है इसको कहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज एक्सेलरेशन, यानी आयन्स का चलना। सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, पॉजिटिव आयन्स को मूव करवाने के लिए हम नेगेटिव प्लेट्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाते हैं। यूं कह लें कि उन पे प्लेटों पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव पार्टिकल को आगे एक्सेलरेट कराने के लिए, चलाने के लिए वो यूज होती हैं। मैं बार बार एक ही बात ही कर रहा हूं। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ना, यानी अपने रास्ते से हटना। ठीक है, और डिफ्लेक्शन हम किसकी हेल्प से करवाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो इधर बहुत सारी ऐसी अहम बातें हैं जो आपको बताई जाएंगी। जब ये आयन्स जिन पे चार्ज था पॉजिटिव, इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्लेट्स को क्रॉस करते हैं तो आगे दो मैग्नेट लगाए जाते हैं। ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, और ये पैदा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और सुन लें कि जब भी किसी आयन को, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो, मैग्नेट में से गुजारा जाता है तो वो आयन्स अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं और वो आयन्स अपने आप को परपेंडिकुलर टू द पोल्स, यानी कि ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो इसके परपेंडिकुलर या तो नीचे चले जाएंगे आयन्स या फिर ऊपर चले आएंगे आयन्स। ये फिजिक्स में राइट हैंड रूल होता है, उसके मुताबिक सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आप ये बात पढ़ेंगे कि किसी भी चार्ज को जब हम मैग्नेट्स के दरमियान से गुजारते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, अपने आप को एक न्यू रास्ते पे डाल देते हैं। तो उस बात को डिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। तो जनाब, अब ये जो डिफ्लेक्शन है इधर कैसे होती है? मैग्नेट तो हमने लगा दिया, इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट इज m/e इज इक्वल टू h² r² ओवर 2e। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको समझकर हमने ये आज का सारा लेक्चर समझना है, डिफ्लेक्शन वाली बात। जनाब, अब इसमें ये बताया गया है कि m इज द mass ऑफ आयन्स एंड E इज द चार्ज ऑन आयन्स, वो जो आ रहे हैं पीछे से। H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस कहते हैं। कौन सा रेडियस?
ये भी बताएं। इस बात को मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मैग्नेट लगाते हैं तो इसमें मौजूद आयंस डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने आप को एक राउंड रास्ते पे मोड़ना शुरू कर देते हैं जब वो इस मैग्नेट से गुजरते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें इस तरह से, और ये मैं इसको रेड वाला कर रहा हूं, और इसी तरह लास्ट इज द ब्लैक वन। अब फर्ज कर लेते हैं कि जितने भी 20 मैस रखने वाले आयन थे वो ये ब्लू वाले थे, यानी जिनका मैस था 20, ये ब्लू वाले मैस था 20 एटम्स का, तो उन्होंने अपने आप को एक कतार में अरेंज कर लिया और वो आकर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड से इस जगह पे गिर गए। और फिर जो थे जनाब 21 वाले, वो मैं कह लेता हूं रेड वाले थे, लेट्स सपोज, और जितने भी 21 वाले थे वो कतार में एक दूसरे के अरेंज हुए और इस जगह पे आके गिर गए। और मैं कहता हूं जो ब्लैक वाले हैं ये 22 मैस वाले हैं, इन्होंने भी खुद को अरेंज किया और इस तरह से आकर मैग्नेटिक फील्ड से ये इस जगह पे आके गिर गए। यानी ये 20 वाले मैस वाले, ये 21 वाले और ये 22 मैस वाले आयंस हैं, किसके? उन एटमों के जो कि नियान के थे। अब सवाल ये है कि ये इन्होंने मोड़ क्यों काटा, ये मुड़े क्यों? ये बात मैं पहले बता चुका कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो आयंस जो है वो मूव कर जाते हैं, इसे डिफ्लेक्शन कहते हैं। सवाल ये है कि जो 20 वाले हैं उन्होंने आगे पीछे एक दूसरे में कतार अरेंज करके वो एक जगह पे गिरे, 21 वाले अलहदा हो गए और 22 वाले भी सेपरेट हो गए। अब ये सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेस ऑफ मैस, मैस की बुनियाद पर ये सेपरेट हो रहे हैं। 20 वाले पहले गिरे हैं, 22 वाले बाद में और 23 वाले आखिर में गिरे हैं। तो इधर बात मैंने बताई थी कि हम इनको सेपरेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो, चार्ज भी है उनका और मैस की बुनियाद पर हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट से लेकर इधर तक हम जो फासला लेते हैं इसको हम आर कहते हैं, इस फासले को हम आर कहते हैं। इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और इसी को इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर शो कराया गया है। आर रास्ता, आर रेडियस, क्योंकि ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कुलर पाथ भी इसे कहते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इधर तक का ये जो फासला है इसे रेडियस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं समझाऊंगा, एक बाईपास के ऊपर जब कोई भी गाड़ियां टर्न कर रही होती हैं, मोड़ काटती हैं, तो हम 3 गाड़ियों की एग्जांपल ले लेते हैं। एक हाईएस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक रिक्शे की एग्जांपल ले लेते हैं, और एक जो है ना जनाब वो बड़ी फैसल मूवर या कोई अच्छी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बड़ी बस जो होती है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैस सबसे कम रिक्शे का है, उससे ज्यादा मैस जो है वो उस हाईएस्ट का है, और उससे ज्यादा मैस जो है वो बस का है। जो कम मैस रखने वाले हैं वो ऐसे आसानी से फौरन मोड़ काट लेते हैं और रेडियस उनका बहुत कम होता है, और जो ज्यादा मैस वाले हैं वो थोड़ा सा यूं करके मोड़ काटते हैं, और बहुत ज्यादा मैस रखने वाले बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल बना के मोड़ काटते हैं, उनका रेडियस बढ़ जाता है। इसका मतलब जो मैस ज्यादा रखते हैं वो बड़ा रेडियस बना रहे हैं और जो मैस कम रखते हैं वो छोटा रेडियस बना रहे हैं। यही वजह है कि 20 वाले पहले, फिर 21 वाले, फिर 22 वाले इस तरह से मोड़ काट रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये बात समझ आ गई हमें। अब हम देखते हैं कि इसमें ये मोड़ हम कैसे इसको मतलब मोड़ कटवाते हैं, इसको कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो H जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इस इक्वेशन को देखें, जब दो चीजें आपस में ज़रब खाती हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप में होती हैं। और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये दो बातें याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ते जाएंगे, अपनी मर्जी से आप इस रेडियस को इधर भी ले जा सकते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएंगे तो रेडियस घटते जाएंगे। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा और घटाकर चेंज कर सकते हैं इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर को। एक बात, जब हम रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तब भी रेडियस को चेंज किया जा सकता है।
यानी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे तो रेडियस ज्यादा होगा, मजीद कम करेंगे रेडियस और ज्यादा होगा। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये जनाब 20 वाले जितने भी आयन थे वो इधर आ गए, 21 वाले इधर आ गए, 22 वाले इधर आ गए। कहां आके गिरे? ये जिस जगह पे आके गिरे इसे आयन कलेक्टर कहते हैं, आयन कलेक्ट करने वाला। और इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमीटर, इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमीटर। क्यों इलेक्ट्रोमीटर? मैं बात कर रहा हूं 5वें स्टेप की, मैंने डिफ्लेक्शन करवा दी, ये आपको इक्वेशन भी समझा दी। आयन कलेक्टर या दूसरा इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमीटर। अब ये जो मशीन है इस पे आके आयन जब गिरते हैं तो ये आयन को कलेक्ट करता है और ये करंट जनरेट करता है, माइन्यूट करंट जनरेट होता है इसके ऊपर। ये जो आयन कलेक्टर है इसके ऊपर करंट पैदा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करंट पैदा होता है। और ये इनका और करंट होता है, इनका और वजह क्या है कि जो जितना ज्यादा होगा, यानी अगर 20 वाले आयन ज्यादा हैं तो करंट ज्यादा पैदा होगा, 21 वाले ज्यादा हैं तो करंट उनका ज्यादा पैदा होगा, और अगर 22 वाले ज्यादा हैं तो करंट उनका ज्यादा पैदा होगा। तो ये माइन्यूट करंट जो है वो इधर जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने वाला, बहुत थोड़ा सा करंट होता है, माइन्यूट। अच्छा, फिर जब ये करंट जनरेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन विद कार्बन 12 6 पॉइंट, यानी हम कार्बन एटम को कार्बन के एलिमेंट को लेकर पूरा एक्सपेरिमेंट उससे करवाते हैं, और कार्बन 12 वाले को, कार्बन 12 वाले को। फिर वो जब 12 वाले आइसोटोप्स के आयन आकर इधर गिरते हैं तो उनका मैस 12 है, हम जानते हैं, और उनसे भी कोई ना कोई करंट माइन्यूट जनरेट होगा इलेक्ट्रोमीटर पर। उस करंट की स्ट्रेंथ को और इन आयंस के करंट की स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करते हैं कि भाई 12 वाले अगर इतना करंट जनरेट कर रहे हैं तो इतना करंट जनरेट हो रहा है तो ये 20 मैस होगा, 21 मैस होगा, 22 मैस होगा। यानी एटॉमिक मैस को भी हम करंट की बेस पर कंपेयर करके मेजर करते हैं कि कार्बन 12 वाले ने इतना करंट पैदा किया है तो नियॉन 20, 21, 22 वाले ने कितना करंट पैदा किया होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं 7th स्टेप की। 7th स्टेप पे है डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर। सुन लें, जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनमें आयन कलेक्टर या डिटेक्टर का दूसरा नाम है आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर का दूसरा नाम है डिटेक्टर, नया नाम, यानी डिटेक्ट करने वाला। जब ये करंट पैदा कर देता है डिटेक्टर, आयन कलेक्टर या फिर इलेक्ट्रोमीटर, तीनों एक ही चीज के नाम हैं। तो जब ये करंट जनरेट कर लेता है तो इस माइन्यूट करंट को आगे प्रोसेस किया जाता है, एक मशीन समझ लें जिसे एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो ये उस छोटे से करंट की वैल्यू को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, यानी हमें उसे समझने में, परखने में, मेजर करने में आसानी होती है। फिर लास्ट में इस पूरी करंट स्ट्रेंथ को हम रिकॉर्डर में फीड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने वाला। जैसे हमारे घरों में कंप्यूटर होता है वैसे ही ये एक LCD टाइप मतलब मशीन होती है जिसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस रिकॉर्डेड रिजल्ट को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ शो कराया जाता है, जो मैंने इधर बनाया भी है और आपको समझाने भी लगा हूं। ओके जनाब, तो अब ये जब बात हो गई तो 8वें स्टेप में मैंने डायग्राम लिखी हुई है, वो मैंने बना दी हुई है, और 9वें स्टेप पे मैंने मैस स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती करते हैं। मैस स्पेक्ट्रम और चीज है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर और चीज है। मैस स्पेक्ट्रम ये ग्राफ है जो आखिर में आता है रिजल्ट के तौर पर। कैसे? देखें, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे हमने लिए मैस नंबर या एटॉमिक मैसेस, या जिन्हें M/E भी कह सकते हैं, मैस टू चार्ज रेशो, और हमने वाई एक्सिस पे लिया रिलेटिव एबेंडेंस, यानी किसकी परसेंटेज कितनी है। तो हमें पता चला ये 3 पीक्स आई हैं। मैंने इधर लिखा भी था कि रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। तो ये 3 पीक्स आई हैं, 1, 2, 3। अब ये पीक
इसकी इधर ये परसेंटेज होती है 0 से लेकर 100% तक, तो इधर हम लिखते हैं 90.92% और इधर हम लिखते हैं जनाब 0.257% और इधर हम लिखते हैं 8.82%। तो दीज आर द परसेंटेज। और इधर ये 20 मैस वाले आइसोटोप के आइसोटोप हैं और ये 21 वाले आइसोटोप हैं और ये 22 वाले आइसोटोप हैं। तो ये रिजल्ट है, ये ग्राफ है जो रिकॉर्डर में सेव होता है और प्रिंट करके भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, इसके बारे में एक दो बातें सुन लें कि ये हमें क्या बताता है। नंबर ऑफ पीक्स की तादाद 1 2 3 हमें बताती है नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कि कितने आइसोटोप्स होंगे, 1 2 3। ओके, उसके बाद है हाइट ऑफ पीक्स। ये पीक्स की हाइट है, ये भी इसकी इतनी हाइट है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। ये हाइट हमें बताती है रिलेटिव एबेंडेंस, RA स्टैंड फॉर रिलेटिव एबेंडेंस, कि किसकी परसेंटेज कितनी है। और पोजीशन ऑफ पीक्स, एक इस पोजीशन पे है, एक इस पोजीशन पे है, एक इस पोजीशन पे है। पोजीशन हमें बताती है एटॉमिक मैसेज, के एटॉमिक मैसेज कितने हैं। जी जनाब, तो सबसे ज्यादा 20 वाले हैं कौन? 20 मैस रखने वाले एटम, यही 20 आइसोटोप्स यानी 20 मैस वाले आइसोटोप सबसे ज्यादा हैं, 90%, 90.2%। और फिर 21 वाले कम हैं और 22 वाले थोड़े उससे ज्यादा हैं। तो आज के लेक्चर की लास्ट बात यह है कि अगर हमारे पास ये सैंपल था जिसमें 3 तरह के आइसोटोप्स थे, 20 वाले, 21 वाले और 22 वाले, और उनकी अलग अलग परसेंटेज भी थी, तो इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं। अगर हमें सैंपल दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप सेपरेट करें इन आइंस को, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे। उसके लिए 6 टेक्निक्स हैं आपकी बुक में जो आपने तैयार भी करनी है, मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं 6 टेक्निक्स के। अब पहली टेक्निक है डिस्टिलेशन, दूसरी है जनाब गैसियस डिफ्यूजन, तीसरी है थर्मल डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, और चौथी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और फिर 5वीं है लेजर सेपरेशन, और फिर 6ठी है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये वो टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को अलहदा अलहदा कर सकते हैं, यानी सैंपल में मौजूद आइसोटोप्स को सेपरेट किया जा सकता है। इसके लिए एक आपको फार्मूला बताता हूं, DG टेल यू, DG टेल यू, DG टेल TELU। ये 6 जो आपके सामने लिखे हैं लफ्ज, D से डिस्टिलेशन, G से गैसियस डिफ्यूजन, T से थर्मल डिफ्यूजन, E से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, L से लेजर सेपरेशन और U से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी आ जाता है कि बताएं जनाब मैं स्पेक्ट्रोमीटर के बताएं कि एक आइसोटोप के सैंपल को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर था, और हमने ये सीखा कि किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, और हम कैसे पता चलाएंगे कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, और ये भी हमने सीखा कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स के मैस कैसे कैलकुलेट करने हैं, और ये भी हमने सीखा कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव एबेंडेंस क्या है, कौन कितनी एबेंडेंस में पाया जाता है। तो दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। अगर इसमें कोई बात आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट करें और हम आपको इसका रिप्लाई भी करेंगे।